नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे ज्यादा लोकप्रिय चर्चा और प्राइम टाइम का कार्यक्रम आर पार। राहुल गांधी का धर्म ज्ञान और इस ज्ञान पर सियासी संग्राम अब और जोरदार हो गया है, या फिर कहें तो राहुल गांधी के दुविधा में है, क्योंकि अब मुद्दा कौरव बनाम पांडव तक पहुंच चुका है। राहुल गांधी ने कहा है कि खाकी हाफ पैंट वाले 21वीं सदी के कौरव है, यानी आरएसएस 21वीं सदी की कौरव है और मैं पांडवों की तरह इनका मुकाबला कर रहा हूं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जैसे सभी धर्मों के लोग पांडवों के साथ खड़े थे, उसी तरह कांग्रेस के साथ भी सभी धर्मों के लोग खड़े हैं। हालांकि महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5000 साल पहले हुआ था और दावा किया जाता है कि इस दौर में सिर्फ सनातन धर्म था। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी का अनोखा ज्ञान है, जिसमें महाभारत काल में भी अलग अलग धर्मों की गिनती करवा दी है। इसलिए आज कांग्रेस बनाम बीजेपी के धर्म ज्ञान पर 360 डिग्री वाली चर्चा बेहद आवश्यक हो जाती है। इसी बीच राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान गोल्डन टेंपल में माथा टेकने पहुंचे, यानी स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने पहुंचे, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर जोरदार हमला किया। बीजेपी कह रही है कि 84 का काला इतिहास जरूर याद करना चाहिए श्रीमान राहुल गांधी को, क्योंकि 84 के काले इतिहास में, जिसमें कांग्रेस के लोगों ने सिखों के खिलाफ खून का बदला खून से लेंगे के नारे लगाए थे, बेरहमी से सिखों की हत्या की थी। लेकिन आज बड़ा सवाल है, बड़ा मुद्दा है कि क्या धर्म के मामले में राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सियासत के कौरव पांडव। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। राहुल का धर्म ज्ञान और इस ज्ञान पर सियासी घमासान दोनों जारी है और मुद्दा कौरव पांडव तक आ चुका है। तरफ तपस्वी थे, 5 थे, दूसरी तरफ संगठन था। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का मेंटल बैलेंस बिगड़ चुका है। राहुल इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने महाभारत काल में भी अलग अलग धर्मों की गिनती करवा दी। एक तरफ 5 तपस्वी और भीड़, उनके साथ पांडवों के साथ हर धर्म के लोग थे। वास्तविक जिंदगी में जितना मर्जी पाउडर लगा लो, पप्पू पप्पू ही रहता है। नील विज साहब से आग्रह करूंगा, 24 घंटे राहुल जी के साथ बिताए और फिर बताए कि कौन सा 5 स्टार है। विज साहब, कमर है ना, कमर ये अकड़ जाएगी। 3 दिन तक आप बैठ नहीं पाएंगे और चल नहीं पाएंगे। हिंदुस्तान में एक ही अंग्रेज बचा है जो राज कर रहा है, वो भी इस बार 2024 में विदा हो जाएगा। इस बीच राहुल गांधी पंजाब में अपनी यात्रा के दौरान स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने पहुंचे, जिसके बाद बीजेपी के अमित मालवीय ने स्वर्गीय राजीव गांधी का एक पुराना बयान ट्वीट करते हुए राहुल गांधी को घेर लिया। लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस के लोगों ने सिखों के खिलाफ खून का बदला खून से लेंगे जैसे नारे लगाए थे। उधर हिमाचल में सुक्खू सरकार ने डीजल 3 रुपए महंगा कर दिया। इसे लेकर भी बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी यात्रा महंगाई के खिलाफ भी है। जो किसान है उसको चारों ओर से घेरा जा रहा है, उसको डायरेक्टली मारा जा रहा है। फ्यूल प्राइसेस से लेकर डायरेक्ट डीजल पेट्रोल के प्राइस से डायरेक्ट मारा जा रहा है। डीजल, आप लोग महंगाई के खिलाफ हैं और 3 रुपए डीजल आपकी सरकार बढ़ा देती है, क्या उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? तो
आप हमारे मुख्यमंत्री से पूछिए ना, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या धर्म की पिच पर राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे? इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी राजनीतिक बहस, सियासत के कौरव पांडव। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। भारत जोड़ो के मुद्दों के कंफ्यूजन का विश्लेषण देखिए। कन्याकुमारी में राहुल गांधी ने कहा भारत जोड़ो यात्रा देश में नफरत के खिलाफ है। राजस्थान में आके कहा कि बीजेपी और आरएसएस वाले जय सिया राम नहीं बोलते, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो राम मंदिर की नींव रखने के लिए गए थे तो जय सिया राम ही बोला था। उत्तर प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ यात्रा की बात कही। तो कंफ्यूजन देखिए, कन्याकुमारी टू उत्तर प्रदेश। दिल्ली आए तो देश में कोई नफरत नहीं है, सिर्फ मोहब्बत है। जब कन्याकुमारी से चले थे तो नफरत दिख रही थी, दिल्ली पहुंचते पहुंचते प्यार दिखा। और जब हरियाणा गए तो सभी धर्मों के लोग पांडवों के साथ खड़े हैं। लेकिन असल बात है कि महाभारत का युद्ध 5000 पहले हुआ था और उस दौर में सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म था, कोई और धर्म नहीं था। यानी कुल मिलाकर यहां पर ज्ञान पे भी एक कंफ्यूजन है। लेकिन बड़ा सवाल जो स्क्रीन पर आपके सामने आएगा वो बड़ा सवाल है, क्या राहुल गांधी की यात्रा अपने मूल मुद्दे से भटक चुकी है और क्या कंफ्यूजन में फंस चुकी है, जैसा बीजेपी लगातार गंभीर आरोप लगा रही है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद। मेरे साथ वारिस पठान है, उनका अभिनंदन है, जो कि प्रवक्ता हैं AIMIM के। सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। शुभ्राष्ट्रा मेरे साथ जुड़ रही हैं, जानी मानी लेखिका है। मेरे साथ राधिका खेड़ा है, कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं, प्रवक्ता है, उनका भी अभिनंदन है। एक एक करके मैं सबके पास आऊंगा, लेकिन मैं जो उम्मीद है कि अपनी बात को सब 50 सेकंड में समाप्त करेंगे। मैं राधिका खेड़ा आपसे जानना चाहता हूं, त्रेता युग में रामायण हुई और महाभारत हुई द्वापर युग में, तो द्वापर युग में कितने धर्म थे? कितने धर्म थे द्वापर युग में आपके अनुसार? देखिए, पहली बात तो ना अमीश जी, हर चीज पे मेरे को तो एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि पूरे देश में आप लोग, चाहे आप लोगों का चैनल हो, चाहे आपकी डिबेट्स हो, आप हर रोज कह देते हैं कि राहुल गांधी जी किसी भी लायक नहीं है, प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। रोज सुबह शाम मोदी जी से लेकर उनका एक एक प्रवक्ता, कार्यकर्ता सिर्फ राहुल जी को गाली देता है। और आप लोग प्रेस वार्ता भी करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले और कहते हैं कि राहुल गांधी जी देश चलाने लायक नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो जीरो है। लेकिन हैरानी की बात ऐसी है ना कि जिस इंसान को आप नकारते हैं, कंप्लीट करने दीजिए, या तो आप मेरे 40 सेकंड मुझे दे दीजिए। 40 सेकंड नहीं, 1 सेकंड मैं आपको फिर। चलिए अमीश जी, आपने बोलने नहीं देना तो मैं पूरे शो में चुप रहूंगी। आप, और अगर मैं उम्मीद करती हूँ आप ऐसे ही सबको टोकेंगे। आप मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट खत्म नहीं होने दे रहे हैं। आपको मुझसे कोई रंजिश है तो वो बनाए रखिए, लेकिन मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट खत्म करने दीजिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, हमने कुछ नहीं बोला। मैंने सीधा सवाल पूछा, द्वापर युग में कितने धर्म थे? मैंने राहुल गांधी से रिलेटेड कोई सवाल ही नहीं पूछा आपसे अभी तक। आप डिफेंसिव हो रही है पहले ही राहुल गांधी को लेकर। मैंने तो द्वापर युग में कितने धर्म थे ये सवाल पूछा। मैं फिर आपको 50 सेकंड देता हूं, द्वापर युग में कितने धर्म थे बताइए। मैं अपनी बात कंप्लीट, डोंट शाउट इट आउट राधिका जी, डोंट शाउट इट आउट, इत्मीनान से बात करिए। मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है, द्वापर युग में कितने धर्म थे? बोलने दीजिए आप, या तो मुझे बोलने दीजिए वरना मैं डिबेट छोड़ देती हूँ। अभी आप बता दीजिए। ये आपकी मर्जी है, आपसे सवाल पूछा गया, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आपको जो करना करिए, लेकिन सवाल बड़ा डायरेक्ट है। आई एम सॉरी अमीश जी, नफरत है, नफरत जो आप फैला रहे हैं उसका मेरे पास हर बात का जवाब है और हम आपकी हर नफरत का जवाब प्यार से देंगे। ना मैं गाली गलौज करती हूँ, लेकिन जो मेरा हक है, जो मेरा समय है, उसमें अगर आप बीच में नहीं बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात मैं फिर बोलती हूँ, जब आप लोग सारे टाइम ये डिक्लेयर कर देते हैं कि राहुल जी को ये नहीं पता, वो नहीं पता, आप लोग सुबह शाम उनके ऊपर डिबेट क्यों करते हैं? मत करिए ना। अगर वो इतने इररेलेवेंट है, उनको कुछ नहीं पता, आप लोग सारे टाइम उनके ऊपर डिबेट क्यों करते हैं? और अब आते हैं बात कौरवों और पांडवों पे। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, महाभारत की धरती से, कुरुक्षेत्र से बिल्कुल जाके सही कहा। भारतीय जनता पार्टी कौरव नहीं है तो और क्या है? कौरवों के क्या था? उनके पास भर भर के अहंकार था, उनके पास भर भर के पैसा था, उनके पास भर भर के अन्याय था, उनके पास भर भर के हर दल और बल था, संख्या थी। पांडवों के पास क्या था? उनके पास सिर्फ सच्चाई थी और कृष्ण जी थे, और वो सच्चाई से चलते रहे और आखिरकार पांडवों की जीत हुई और उसी तरह कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। और कौरव उन्होंने क्या था? उन्होंने द्रौपदी की इज्जत लूटी थी, याद है ना आपको? 30 सेकेंड उन्होंने द्रौपदी की इज्जत लूटी थी। और आप बताइए, इनके खुद ही हरियाणा के मंत्री जो हरियाणा से आते हैं, संदीप सिंह, वो तो खुद एक कोच को तंग करने के लिए उनके ऊपर केस चल रहा है। उनके खुद हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बेटा,
वो भी एक महिला को मोलेस्ट करने के लिए पकड़ा गया था। इनके एमएलए औरतों के साथ क्या क्या करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये कौरव ही तो है ना। महिलाओं का ठीक है मैडम, अब आपका वक्त हुआ पूरा। मैडम जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया, उसके बदले आपने बोला अमीश देवगन आप नफरतें फैलाइए। एक बात बताइए, कौरव पांडव की बात करी राहुल गांधी ने, नफरत अमीश देवगन फैला रहा है। कमाल का लॉजिक है। मैंने आपसे सवाल पूछा द्वापर युग के, एक सेकंड मैडम होल्ड ऑन मैडम, पेशेंस रखिए मैडम, ऐसे कुछ नहीं होगा। ऑडियो डाउन करिए मैडम को, ऑडियो डाउन करिए, 10 सेकंड सुनना पड़ेगा, 10 सेकंड सुनना पड़ेगा मैडम को, ऑडियो डाउन रखिएगा 10 सेकंड मैडम को ऑडियो डाउन रखिए। आपसे मैंने सवाल पूछा, इतना शोर मचा के कुछ हासिल नहीं होगा, मेरा इत्मीनान से सरल भाषा में सवाल सुनिए। मैंने आपसे सवाल पूछा द्वापर युग में कितने धर्म थे, कितने धर्म थे? क्योंकि राहुल जी ने बयान दिया कि पांडव के साथ सारे धर्म थे, पांडवों के साथ तो क्या पांडव बने हुए हैं। मैंने सवाल पूछा द्वापर युग में कितने धर्म थे, ये जवाब देने में आपत्ति क्या है? आपने कौरव गिना दिए, पांडव गिना दिए, द्रौपदी गिना दी, आपने गिना दिया उनके साथ भगवान कृष्ण थे। हमें सब कुछ पता है, भगवान कृष्ण थे, भगवान कृष्ण उनका रथ चला रहे थे और उस रथ में बजरंगबली का झंडा लगा हुआ था। गीता का ज्ञान दिया गया महाभारत के अंदर। मैं तो यही पूछ रहा हूं उस द्वापर युग में कितने धर्म थे। मैं फिर आपको 30 सेकंड देता हूं और गिनती के साथ देता हूं, टाइमर चलेगा। 30 सेकंड। द्वापर युग में कितने धर्म थे राधिका खेड़ा? खत्म हो गया आपका मोनोलॉग, खत्म हो गया आपका मोनोलॉग, खत्म हो गया हो। सवाल पूछा है मैडम, सवाल पूछा, जवाब दीजिए। क्योंकि आप शो के मालिक हैं, आप चैनल के मालिक हैं, आप तय करेंगे कब कौन बोलेगा कब कौन नहीं बोलेगा। आप म्यूट कर देंगे क्योंकि आपके हाथ में वो पावर है। आप और भारतीय जनता पार्टी सेम तो हैं। जब ऑपोजिशन जाके बोलती है पार्लियामेंट में, जब देश की जनता अपनी आवाज उठाती है और जब कौरव के खिलाफ अपनी आवाज उठाई जाती है तो दवाई तो जाती है। आप में, कौरवों में और भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या अंतर है अमीश देवगन? वहां पे वो सब, आपने मेरी आवाज म्यूट करी, बिल्कुल करिए। ये देश की जनता को पता चलना चाहिए कि आपको अपना मोनोलॉग चलाना हो, जब आपके नैरेटिव को सूट ना किया जाए तो आप हमारी आवाज दबाएंगे। वेरी गुड, करिए, करते रहिए, लेकिन ये आपकी आवाज देख रही है। आप मुझे म्यूट करेंगे। जी जी, मैंने अपना जवाब देख लिया। 41 सेकंड बाद भी थर्ड अटेम्प्ट मैंने पूछा, बीच में बोला, 3 बारी मैंने सवाल पूछा। थैंक यू, आप अपने आप को खुद एक्सपोज कर दिए। अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी, आई थिंक मैंने तो बड़ा सरल सवाल पूछा था, द्वापर युग में कितने धर्म थे। मैंने तो यही सवाल पूछा था, कौन एक्सपोज हो रहा है, कौन एक्सपोज कर रहा है। इसके ऊपर ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब देख रही है। द्वापर युग में कितने धर्म थे? सुधांशु त्रिवेदी, आप काफी विद्वान हैं, आपको जानकारी हो तो जरूर बताइए व्यूअर्स को मेरे। देखिए, अभी राधिका जी ने कहा कि नेशन नोस, तो नेशन इज ऑलरेडी नोन। देखिए, द्वापर और आज की मतलब उसकी अगर आप तुलना देखें, बहुत अच्छी बात कही राहुल गांधी जी ने कौरव की, पर कौरवों की महाभारत का मुख्य केंद्र कौन था? एक युवराज था जिसे येन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करनी थी। और उसको सत्ता किसके आधार पर हासिल करनी थी? धृतराष्ट्र, जिनकी आंखें बंद थीं। यहां धृतराष्ट्र नहीं है पर गांधारी हैं, जिनकी भी आंखें बंद हैं, माता गांधारी, जिनको येन केन प्रकारेण अपने पुत्र को स्थापित करना है। और इतना ही नहीं, वो ऐसा युवराज था कि सभा महाराज युधिष्ठिर की होती थी, पर वो अहंकार के साथ खड़े होकर जब द्रौपदी का चीरहरण होता था तो वो आदेश देकर कहता था, पितामह भीष्म, पितामह आप बैठ जाइए, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आप बैठ जाइए। पितामह भीष्म के रूप में 10 वर्षों तक डॉक्टर मनमोहन सिंह विवश होकर उसी युवराज की तरह कभी अध्यादेश फाड़ा गया, कभी उनका अपमान किया गया। वो हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे रहे। और अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं अमीश जी। द्वापर युग में केवल धर्म और अधर्म था, और युवराज दुर्योधन के लिए महाभारत का प्रसिद्ध वाक्य है, उससे जब कहा जाता है तुमने इतना पढ़ा लिखा, तुम्हें धर्म नहीं पता, तो जानते क्या जवाब देता है? कहता है, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति। यानी धर्म क्या है मुझे पता है, पर क्या करूं, मेरी प्रवृत्ति नहीं है, उसमें टेंडेंसी नहीं है। अधर्म क्या है यह भी मुझे पता है, पर क्या करूं, उससे निवृत्ति नहीं है, उससे मेरी मुक्ति नहीं है। वैसा ही दिखाई पड़ रहा है आज के इस युवराज का स्वरूप। और मैं अंत में एक बात और कह दूं कि यदि यह कहते हैं कि पुजारी और तपस्वी की बात, तो स्वर्ण मंदिर तो मंदिर है। मंदिर में आप अरदास करने, पूजा करने जाते हैं, या इससे पहले जो आरती कर रहे थे, या तपस्या करने जाते हैं? क्योंकि आपकी नजर में यह पुजारियों का देश नहीं, मैंने मान लिया,
आपकी नजर में पुजारियों का देश नहीं ठीक है, है, अब जवाब जॉर्ज ले लेते हैं। पुनिया जैसे पादरियों का देश है, जो ये कहते हैं कि देश की धरती से मुझे इतनी नफरत है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि उस पर टच ना हो जाए। ठीक है, राधिका खेड़ा, नफरत बांटते बांटते अब आपको लग रहा है कि प्यार बांटना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कौरव और पांडव का एग्जाम्पल, और उसमें पांडवों को बता दिया गया कि उनके साथ कई सारे धर्म थे, ये एक बार फिर गलती से मिस्टेक हो गया है, और उस मिस्टेक को छुपाने के लिए एक शाउटिंग मैच खेला जा रहा है यहां पर कि नफरत बांटी जा रही है, आप लोग हमें सुनना नहीं चाहते। ऐसा क्यों? इतनी कमजोर तो नहीं है? देखिए, आपको जो बोलना है बोलिए। आप बार बार बोल रहे हैं, सुधांशु जी ने भी कहा जनता देख रही है। बिल्कुल सुधांशु जी, जनता देख रही है, इसलिए आप लोग 3 से 1 पे आ गए। सिर्फ गुजरात ही बचा पाए, हिमाचल भी बाय बाय हो गया और दिल्ली भी आपके हाथ से चला गया। बाय इलेक्शन भी आप सारे हार गए। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं देश की जनता देख रही है। देश की जनता ये भी देख रही है आप लोग किस तरह से नफरत फैलाते हैं, जबकि आपस में जनता के बीच में कोई नफरत नहीं है। कोई भी ये पूछ के नहीं पूछता कि मेरे साथ कौन चल रहा है, वो हिंदू है कि मुस्लिम है, लेकिन लोगों को धर्म के नाम पे आप बांटते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं लोगों के कपड़े देख के उनको पहचान लेता हूं। तो ये बांटना और नफरत फैलाना नहीं हुआ तो क्या हुआ? और मैं फिर बोलूंगी, हरियाणा की जिस धरती पे राहुल जी ने खड़े होके आपको कौरव बुलाया, बिल्कुल सही बुलाया। कौरवों ने द्रौपदी की इज्जत लूटी थी, और वही आपके मंत्री हरियाणा में कर रहे हैं। संदीप सिंह, आज तक आपने उसको पद मुक्त नहीं किया और उसके कैबिनेट उससे छीनी नहीं गई, उससे मंत्री पद नहीं छीना गया। तो आप लोग तो वही कर रहे हैं जैसे दुर्योधन के लिए सारी की सारी कौरव खड़े हो गए थे, यहाँ पे आप लोग संदीप के लिए खड़े हुए, आप अपने हर एमएलए के लिए खड़े हुए हैं। मैं फिर बोलूंगी, बताइए आप कब आपकी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी, क्या बहुत इंटरव्यू लेते हैं ना, बड़ी उनकी तारीफ करते हैं अमीश जी, बोली क्या वो एक बार भी आके उस लड़की के लिए, वो कोच के लिए स्मृति ईरानी से आपको बड़ी दिक्कत है? बोली उस एक भी? जी क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो देश की महिला बाल विकास मंत्री है। जब उन्हीं के विषय नहीं है ये, लोगों को, महिलाओं को छेड़ते हैं और वो चुप रहे। सुधांशु जी महिला विकास मंत्री कभी नहीं बोलेंगी। इतने बड़े बड़े सिलेंडर लेकर जो महिला बैठती थी, आज वो अपनी बेटी पे आती है तो फटाफट आ जाती है, अपने पे आती है तो फटाफट आ जाती है। देश की बेटी बेटी नहीं है, उन्नाव पे चुप रही। आज जो दिल्ली में जहां पे इनकी शासित पुलिस है, जहां पे देश की सुरक्षा इनके हाथ में, विषय पर रहिए ना आप अलग विषय पर जा रही है, फिर भी वो चुप क्यों नहीं? बिल्कुल विषय है, ये सब विषय है, ये सब विषय है जिसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। मैडम, इस देश के अंदर 375 विषय है, सब विषय 50 मिनट में हम डिस्कस नहीं कर सकते ना। तो जो विषय आज चूज किया, जो आपकी पार्टी को बताया, उस पर आधारित रहिए, मेरा निवेदन है। महंगाई पे डिबेट कब करी आपने? हाँ, महंगाई पे करता हूँ, महंगाई पे मैं करता हूँ। हिमाचल में पेट्रोल 3 रुपए बढ़ा दिया है, हिमाचल में डीजल 3 रुपए बढ़ा दिया है। इसके पीछे क्या कारण है? हिमाचल में डीजल 3 रुपए बढ़ गया, मैडम ये आप अनफेयर कर रही है, बाबा अनफेयर कर रही है लगातार बोलकर। आप महंगाई पर चर्चा करना चाहती है, आप लड़कियों की सिक्योरिटी पर चर्चा करना चाहती है। बेसिकली आप कोई चर्चा नहीं करना चाहती, आप कोई चर्चा नहीं करना चाहती, आप खिलाड़ा डालना चाहती है। करिए ना, करिए। मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल जी मैं सब विषयों पे कर रहा हूँ चर्चा। अब अपनी वाणी को विराम दीजिए मैडम, लगातार बोल रही है आप। मैडम अब लगातार बोल रही है, मैडम लगातार आप बोल रही है। हिमाचल के अंदर 3 रुपए डीजल महंगा हो गया। जब जयराम रमेश से पूछा गया, उन्होंने बोला मैं क्या जवाब दूंगा, हिमाचल के मुख्यमंत्री जवाब देंगे। पॉइंट तो ये है, ऑडियो डाउन करिए। सुधांशु त्रिवेदी जवाब 40 सेकंड सुधांशु जी, बाकी भी कई मेहमान वेट कर रहे हैं। देखिए, बस 3 वाक्यों में समाप्त करता हूं। हिमाचल में 3 रुपए डीजल महंगा हो गया। अरे इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। महीना भर नहीं हुआ, इनकी कारगुजारी सामने आ गई। और जो महिलाओं के बारे में बोल रही थी राधिका जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूं। मैं तो दर्जनों उदाहरण गिना सकता हूं, नैना साहनी के भट्टी में फूके जाने, तंदूर में फूके जाने से लेकर भंवरी देवी तक। मगर मैं पूछना चाहता हूं, जो एलानिया हुआ उस पर क्या किया गया था? जब कश्मीर में बाकायदा ऐलान कर दिया गया था कि छोड़ के चले जाओ कश्मीरी हिंदुओं और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, और उन लोगों को आपने बुला के प्रधानमंत्री कार्यालय में उनसे बातें की है। शर्म आनी चाहिए, भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। पूरी कौम के साथ लाखों लोग छोड़ के चले जाओ, हजारों लोगों को। गिरजा टिक्कू का काट दिया गया, बलात्कार करने के बाद सर आरे से काट दिया गया, उस आदमी के साथ बैठ के बात किया है। जनाब,
ये जितने भी स्वांग और ढोंग करने से ये कड़वे यथार्थ छुप नहीं जाते हैं राधिका जी। अभी तो एक ही बताया था 5000 सिखों का कत्लेआम, हजारों लाखों कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम, और उसके बाद छोड़िए बाकी जो चीजें हुई वो अलग बात थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अगर दिल से बोलना है तो सबके लिए बोलो ना। हजारों लाखों के साथ हुआ, उनके लिए बोलने में क्यों आप लोगों का गला सूख जाता है? राधिका खेड़ा 30 सेकंड में आपका जवाब, उसके बाद डॉक्टर अजय आलोक और वारिस पठान। ओके 30 सेकंड। सबसे पहला जवाब, नैना सानी मर्डर केस, वो आदमी जेल के पीछे। दूसरा सवाल, कश्मीरी पंडित, आपके शासन को 8 साल हो गए, कितने कश्मीरी पंडित आपने वापस भेजे? कश्मीरी पंडित पे पिक्चर बनाना, उनके साथ इंसाफ करना नहीं होता। आज भी कश्मीरी पंडित हाथ जोड़ के आपकी सरकार से कह रहे हैं कि हमें यहाँ से हटाइए, हमें सुरक्षा दीजिए, और टीचर को गोली मार दी जाती है, तब आपका खून नहीं खौलता। और आपने तीसरी बात करी सिखों के दंगे, कब तक आप ये नफरत फैलाने का काम करेंगे? इसीलिए शायद आज तक आप लोग पंजाब में सरकार नहीं बना पाए और बार बार दिल्ली से आपको लात पड़ती है। तो कुछ तो शर्म करिए, नफरत फैलाना बंद करिए। और अगर आप बार बार हम पे ये इल्जाम लगाएंगे तो याद रखिएगा गुजरात के दंगे आप ही के शासन में हुए थे, और कई अन्य दंगे गिनवा दूंगी जो उत्तर प्रदेश में जो हालात है और हर जगह जो हालात है। तो इसीलिए जब आप बार बार ये बात बोलते हैं, बार बार सिखों की बात करते हैं, जो हुआ बहुत दुखद था और कभी नहीं होना चाहिए। किसी भी सरकार के अंदर कोई दंगा नहीं होना चाहिए, लेकिन बार बार उसके ऊपर रोटियां बुनाना बंद करिए। और वहां की जनता बार बार देख लिया, इसलिए पंजाब में आज तक आप शून्य पे हैं, याद रखिए। और अभी भी वक्त है, कश्मीरी पंडितों को वापस उनको न्याय दीजिए, उनको वहां पहुंचाइए। जवाब जो वो रो रहे हैं कि हमें यहाँ पे मैडम आपने अपनी बात को रख लिया। लगातार आप बोल रही हैं। ओके, मैं रुक करता हूं शुभराष्ट्र का। शुभराष्ट्र जवाब देना चाहती है। शुभराष्ट्र 30 सेकंड्स। शुभराष्ट्र जी। आमिष जी मैं लगातार सुन रही थी और मैं एक एक पॉइंट में नोट कर रही हूं। कहा गया कि राहुल गांधी जी लायक नहीं है तो उन पर डिबेट क्यों की जाती है? उन पर डिबेट इसलिए की जाती है राधिका जी क्योंकि राहुल गांधी लायक क्यों नहीं है इसकी व्याख्या अलग अलग प्रारूपों में होती रहे, ताकि देश को सनद रहे कि एक बेवकूफ नेता को आगे बढ़ाना कितना घातक हो सकता है। मैं बेवकूफ इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि आज जिस बेशर्मी से द्रौपदी का नाम लेकर ये कहा गया कि उन्होंने इज्जत लूट ली गई, इनको कहीं इनका फीडर डाउन कीजिए, नहीं तो मेरे पास समय नहीं है, मैं चली जाऊंगी। इनका फीडर डाउन कीजिए। औरत का डाउन करिए जिनको तमीज नहीं है बात करने की, गाली गलौज की महारानी है, पूरा देश जानता है। मैं आपसे तमीज नहीं सीखूंगी, मैं किस देश के किसी नेता से मैं तमीज नहीं सीखूंगी राधिका खेड़ा। इनकी भाषा आई एम रियली सॉरी आमिष जी, मैं ऐसी महिला के साथ बहस नहीं कर सकती। आप अपनी डिबेट बाकी लोगों के साथ कर लीजिए, क्योंकि मैं बदतमीज नेताओं के साथ बहस करने के मूड में नहीं हूँ। इन लोगों को दिक्कत होती है कि मेरी एक आवाज उठती है, इनको दिक्कत होती है। आप एक शब्द का अगर वाचिक रूप से पेचिश है तो अपना इलाज करे ना पहले। जी एक शब्द को आप बेटर कर सकती थी। बेवकूफ किसी भी नेता के लिए बोलना सभ्य समाज में सही नहीं है। मेरा ये गुजारिश है आपसे, बाकी आप अपनी बात को रखिए। ये मेरी गुजारिश है आपसे। जी आमिष जी, आपकी गुजारिश का मैं सम्मान करती हूं। आप राहुल गांधी को बेवकूफ मत बुलाइए, मुझे वो बेवकूफ लगते हैं, मैं कह रही हूं। आपको आपत्ति हो मैं डिबेट से जा सकती हूं। नहीं देखिए, लेकिन मुझे जो लगता है मैं वही कहूंगी। नहीं मेरा मानना है कि मुझे वो मूर्ख लगते हैं, तो मैं मूर्ख कह रही हूं। देखिए, ये शब्दों की मर्यादा रखी जाएगी तो ये जो प्रवक्ता आते हैं कांग्रेस पार्टी के, चिढ़े हुए, त्योरी चढ़ाए हुए, अजीब सी भाव भंगिमा से बात करने वाले, कोई भी व्यक्ति त्योरी चढ़ाकर ही बात करेगा। जिस व्यक्ति को यह जस्टिफाई करना पड़े कि मैं राहुल गांधी हूं ही नहीं, राहुल गांधी चला गया कहीं, तो ऐसे लोगों का क्या कह सकते हैं? देखिए मैं बोलता हूं कि ना वो किसी नेता के लिए खराब बोले, ना आप किसी नेता के लिए खराब बोले। एक शिष्टाचार की भाषा रखे तो बेहतर है। वारिस पठान, आप अपनी बात को रखिए। ये कौरव पांडव पर आ गई है। वारिस पठान जी। देखिए अमीश, देखिए राहुल गांधी ने पांडवों की बात की, कौरवों की बात की, अपने आप को तपस्वी कहा। अब ऐसा नहीं लग रहा अमीश देवगन जी के पूरे देश के अंदर एक ऐसा होड़ सा लग गया है कि कौन बड़ा हिंदू है। अब मोदी जी बताएंगे कि मैं उनसे बड़ा हिंदू हूं। पहले राहुल गांधी ने कहा था मैं जनेदार हूं। ये दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं अमीश भाई। अब लेकिन भाजपा ने तो अपना मैनिफेस्टो बता दिया है पूरे देश के सामने, इन्होंने शुरू कर दिया। बीजेपी ने क्या कहा, अमित शाह ने क्या कहा कि हम मंदिर बनाएंगे इस तारीख को, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जाहिर कर दिया। डेवलपमेंट विकास की बात नहीं की उन्होंने। बीजेपी के कर्नाटका के जो नेता, उन्होंने क्या कहा, रास्ता, सड़क, सीवरेज, डेवलपमेंट, विकास, किसी की बात मत करो, लव जिहाद की बात करो। लव जिहाद के नाम पे वोट मिलेगा, लव जिहाद के नाम पे हम जीतेंगे। वहां भी डेवलपमेंट विकास को मारो गोली, किसी को फिक्र नहीं है इनको। इन्हीं की दूसरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर, वो तो 2 स्टेप आगे,
उन्होंने क्या कहा, छुरी तैयार रखो जिससे सब्जी काटते हैं, दुश्मनों की गर्दन काटेंगे उससे। मतलब अब मुद्दा चुनाव का यही रह गया है, मंदिर, छुरी, लव जिहाद, इसी के ऊपर देश को चलाएंगे। मुझे ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा, मुझे छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं आर पार में ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। के आरोप में गिरफ्तार किए गए पीसीएस अधिकारी के समर्थन में उतरे प्रशासनिक अधिकारी। पीसीएस अधिकारियों ने 5 दिवसीय बंद का ऐलान किया। बिहार के कटिहार जिले में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा एक अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक के सवारियों से भरी टेम्पो से टकराने की वजह से हुआ। तमिलनाडु के रामेश्वरम में समुद्र तट पर मछली पकड़ने गए मछुआरों में एक मछुआरे के लापता होने से मचा हड़कंप। मत्स्य विभाग ने कई अधिकारी और पुलिस के जवान तलाश में जुटे। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन का आज आखिरी दिन। सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी शामिल। वो 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान देंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रतिदिन पौधा लगाने के संकल्प के बीच प्रवासी भारतीयों के साथ पौधारोपण किया। सीएम के साथ प्रवासी भारतीयों ने नमो ग्लोबल गार्डन में पौधे लगाए। राहुल गांधी के गौरव वाले बयान पर सियासी संग्राम तेज। बीजेपी ने किया पलटवार, कहा रोम के करीब रहने वालों को कम समझ में आते हैं राम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई, जिसमें पार्टी के महासचिव शामिल हुए और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। काशी मठ के हरिद्वार पीठ ने अयोध्या में बन रहे रामलला के मंदिर के लिए 170 किलो चांदी और करीब 50 ग्राम सोना दान दिया। मंदिर के गर्भगृह और सिंहद्वार में होगा इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई से सटे पालघर जिले में एसी लोकल ट्रेन का गेट न खुलने पर नालासोपारा स्टेशन पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया और एसी लोकल ट्रेन के मोटरमैन को केबिन के अंदर बंधक बनाया। लोहड़ी के त्योहार पर पतंगबाजी का जुनून लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, जिससे पतंग की बिक्री काफी बढ़ गई है और बाजार रंग बिरंगी पतंगों से गुलजार नजर आ रहा है। रायपुर के गांधी उद्यान में 3 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई। शनिवार से लगी प्रदर्शनी में करीब 10,000 गमलों में 45 से ज्यादा प्रकार के फूलों की प्रजातियां लगाई गई। राजस्थान के पाली में राष्ट्रीय स्काउट गाइड जंबूरी का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन की तारीफ की और आयोजकों को शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान सैलानियों की गाड़ी के आगे आया टाइगर का परिवार, जबकि टाइगर रिजर्व के पास ही स्कूल वाहन के सामने आया एक टाइगर। श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मैच की सीरीज का पहला मैच आज। रोहित शर्मा की कप्तानी में गुवाहाटी में उतरेगी टीम इंडिया। विराट कोहली, राहुल और हार्दिक पांड्या भी टीम में शामिल। पाकिस्तान में आटे की भारी किल्लत ने मुश्किल बढ़ाई। आटे के लिए लोग दुकान के बाहर लगा रहे हैं लंबी लंबी लाइन। हथियारों के साए में सरकारी गाड़ियों से बांटा जा रहा है आटा। उत्तरी कैलिफोर्निया में भीषण बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात सामने आए। वीडियो में पूरा इलाका पानी से घिरा दिखा। कारें भी पानी में डूबी नजर आई। भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। कैलिफोर्निया में तूफानी हवाओं की वजह से उखड़े पेड़, टूटे सिग्नल और स्ट्रीट लाइट। तेज बारिश ने भी बढ़ाई लोगों की मुश्किल। कोलंबिया में पैन अमेरिकन हाईवे पर जमीन खिसकने की दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई सामने आए वीडियो में बड़े बड़े पेड़ और जमीन किसी नदी के बहाव की तरह बहते दिखे। चीन में कोरोना से हालात बेहद खराब नहीं रुक रहा है। मौत का सिलसिला सामने आया। सैकड़ों लाशों का खौफनाक वीडियो। कई शहरों में अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं। चीन में कोरोना से मौत के बाद लोगों के अंतिम संस्कार में भी मुश्किलें। दाह संस्कार के लिए चीन के चेन्नई सिटी में वसूले जा रहे 20 से 30 हजार युआन। पेरू में तत्काल चुनाव की मांग को लेकर सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। 13 लोगों की मौत की खबर। जोशीमठ में आज से असुरक्षित भवन होटल गिराने की शुरुआत। प्रशासन ने घोषित असुरक्षित क्षेत्रों को खाली कराने के आदेश दिए थे। जोशीमठ में जमीन धंसने से खराब होते हालातों के बीच बैंकों को भी शिफ्ट करने का काम शुरू किया गया। सरकारी और निजी सभी बैंक अपनी ब्रांच और लॉकर शिफ्ट कर रहे हैं।
उत्तराखंड के जोशीमठ में बर्बादी के बीच लोगों में दहशत। जोशीमठ के दौरे पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट स्थानीय प्रशासन और सेना के अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। जोशीमठ के पीड़ितों को राहत शिविरों में किया गया शिफ्ट। प्रशासन सभी लोगों के लिए कर रहा है पर्याप्त व्यवस्था। शिविरों में रह रहे लोगों के लिए सभी इंतजाम। जोशीमठ में विस्थापित परिवारों के लिए की जा रही व्यवस्था। अब तक प्रभावित इलाकों से 81 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा चुका है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लोगों ने जोशीमठ के लिए की प्रार्थना। लोगों ने लाइन नंबर 17 से ताज चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला और लोगों के लिए दुआ मांगी। जोशीमठ की तरह टिहरी तक पहुंची जमीन धंसने और मकान में दरार की दहशत। टिहरी झील के पास बने घरों में दिखने लगी दरारें। लोगों ने सुरक्षित स्थानों की तरफ शुरू किया पलायन। उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 16 जनवरी को होगी सुनवाई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने याचिका दाखिल की है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान। राजधानी दिल्ली में शीतलहर ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कहर। कोहरे और ठंड की वजह से दिल्ली आने वाली 35 ट्रेनें लेट चल रही हैं। यात्रियों को हो रही भारी परेशानी। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल ने जेल के कैदियों के लिए जारी किया बड़ा आदेश। अब जेल में कैदियों को नहाने के लिए मिलेगा गर्म पानी। दिल्ली की हवा फिर हुई दम घोटू। हवा में प्रदूषण का स्तर 434 के पार। दिल्ली में आज से BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर बैन। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। कुपवाड़ा में कई फीट बर्फबारी हुई जिससे पारा शून्य से कई डिग्री नीचे चला गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में शीतलहर और बर्फबारी। भारी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। मौसम विभाग ने कल से और ज्यादा बर्फबारी की जताई आशंका। जम्मू कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का मजा ले रहे हैं सैलानी। गुलमर्ग समेत पीर पंजाल, बालटाल जैसे पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी लगातार हो रही है। मॉस्को से गोवा आ रही फ्लाइट की जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद विमान की जांच पूरी। नहीं मिला कोई संदिग्ध सामान। 236 यात्रियों को लेकर गोवा के लिए फ्लाइट रवाना। गो एयर फ्लाइट की बड़ी लापरवाही आई सामने। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फ्लाइट 50 यात्रियों को लिए बिना ही उड़ गई। पूरे मामले में DGCA ने गो एयर से रिपोर्ट मांगी है। झारखंड के हजारीबाग में गैंगरेप का विरोध करने पर आरोपियों ने महिला को किया आग के हवाले। 60% से ज्यादा जली महिला अस्पताल में भर्ती। महिला की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 2 लोगों की हत्या के मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपसी रंजिश को लेकर हुई थी वारदात। पुलिस कुछ और लोगों की तलाश में जुटी। दिल्ली में मुखबिरी के शक में एक आदमी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी शाहिल को गिरफ्तार किया है। शाहिल को पहले भी हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हरिद्वार में फैक्ट्री में सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर लाखों की चोरी मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। करीब 35 लाख रुपए का माल भी बरामद। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक लड़का तमंचा लहराता दिखा जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस IP एड्रेस के जरिए लड़के का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कुछ बदमाशों ने एक मकान में तोड़फोड़ की जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार न्यूज 18 इंडिया पर देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम। मेरे साथ इस समय कई मेहमान हैं, लेकिन इस समय एक बड़ी खबर भी मेरे पास है जो आपको मैं बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के IT सेल हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर बड़ा निशाना साधा है। व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी स्वर्ण मंदिर गए थे, यानी गोल्डन टेम्पल गए थे। राजीव गांधी की टिप्पणी पर उनसे पूछा है कि क्या उस पर उन्होंने प्रायश्चित किया है, क्या आपने प्रायश्चित किया है। बड़ा हमला किया है और राजीव गांधी का, यानी स्वर्गीय राजीव गांधी का वो बयान भी लगाया है। बड़ी टिप्पणी है ये अपने आप में। मैं सीधा रुख कर सकता हूं, मेरे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। इस समय मैं राधिका खेड़ा आपसे रिएक्शन लेता हूं अमित मालवीय की टिप्पणी पे। आपका रिएक्शन 30 सेकंड के अंदर। रिएक्शन मुझे देने की जरूरत ही नहीं अमीश जी। रिएक्शन बार बार पंजाब की जनता देती आई है, बार बार दिल्ली की जनता देती आई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपना खाता ही नहीं खोल पाई है पंजाब में। और दिल्ली में भी उनका मुख्यमंत्री लास्ट कब बना था। ये बार बार जो नफरत फैलाने का और बार बार लोगों के मेरे को इतना पता है अमीश जी, जब इंसान को चोट लगती है तो उस पर मरहम लगाने का काम किया जाता है, उसको खरीदने का नहीं। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी से और उम्मीद क्या कर सकते हैं। सत्ता के लालच में वो कुछ भी करेगी और आज वैसे ही ये ट्वीट भी किया गया। जगदीश टाइटलर और कमलनाथ का
का भी उन्होंने नाम लिया है। उन्होंने बोला कि अभी भी पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। टाइटलर और कमलनाथ का नाम लिया है। मुझे ऑडियो लगता है आवाज नहीं जा रही। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, पहली बात तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी का ये बयान बहुत ही दुखद था, क्योंकि जो सिखों का नरसंहार हुआ, मैं ईमानदारी से कहूं कि सन 1739 में नादिर शाह के द्वारा हुकूमत के साए में दिल्ली में जो कत्लेआम हुआ था, उसके बाद अगर हुकूमत के साए में कोई कत्लेआम हुआ तो वो 1984 में। मगर अफसोस की बात यह है कि उसका इस प्रकार का जस्टिफिकेशन दिया गया और आज तक कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बयान के लिए माफी नहीं मांगी है। तो इसका मतलब यह आज भी कांग्रेस का आधिकारिक बयान है। और राधिका जी जो कह रही थी कि दिल्ली और पंजाब की जनता ने बार बार दिया है, उन्हें शायद ध्यान नहीं रहता। अमित जी, आज तो 2020 और वनडे का दौर है। जिस जमाने में टेस्ट मैच होते थे तो अगर कोई बैट्समैन दोनों इनिंग्स में 0 पे आउट हो जाए तो कहते थे उसने चश्मा पहन लिया। जी, कांग्रेस पार्टी दिल्ली में 2 बार चश्मा पहन चुकी, यानी लोकसभा विधानसभा 0-0, लोकसभा विधानसभा 0-0। उन्हें समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या अभी एमसीडी में क्या हुआ। और जहां तक पंजाब की बात है, जनाब आपकी सत्ता थी, हम तो हमेशा जूनियर पार्टनर थे, 3 से ज्यादा लोकसभा नहीं लड़ते थे, 20-22 से ज्यादा विधानसभा नहीं लड़ते थे। जब हम पूरा लड़ेंगे तो समझ में आएगा। आपके साथ क्या हुआ गुजरात में? तबाही हुई है, पराजय नहीं हुआ। इट इज नॉट डिफीट, इट इज डिवास्टेशन। परंतु उसके बाद भी यह अहंकार देखिए ना, कि जैसे उनको लगता है कि दिल्ली की जनता ने हमको आईना दिखाया जिनको 0-0 4 बार दिया है। मतलब इसे कहेंगे कि आग लगे हमारी झोपड़िया में हम गाय मल्हार। ठीक है, वारिस पठान, ये जो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, आपको लगता है जो धर्म को लेकर बार बार बात हो रही है, कोई तपस्वी और पुजारी की बात करता है, कोई कौरव और पांडव की बात करता है, कोई श्री राम मंदिर की बात करता है, वारिस पठान? बिल्कुल से अमीश भाई, ये तो मैंने कहा ना कि जैसे होड़ से लग गई कि कौन सबसे बड़ा हिंदू। तो हम विकास की बात कब करेंगे? भाजपा के प्रवक्ता बैठे, मैं उनको पूछना चाहूंगा, देश का युवा पूछ रहा है, मोदी जी आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, कब मिलेगा? पेट्रोल डीजल गैस का भाव कब कम होगा? कुछ आइडिया नहीं है इनके पास। अब बात नंबर 2, अभी सुधांशु त्रिवेदी जी बात करे थे महिला के सम्मान की, बड़े बड़े लेक्चर दे रहे। तो मैं कहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करता हूं मैं सुधांशु जी, आप और बीजेपी वाले तो महिला सम्मान की बात ही मत करो। आप लोगों ने तो पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है। बिल्किस बानो भी हमारे देश की महिला थी, आपको याद है? जवाब बलात्कारियों को आपने खुली अजय लोग जवाब देना चाहते हैं इसके ऊपर। अजय लोग, डॉक्टर अजय लोग बलात्कार कर दिया, बच्ची का डॉक्टर अजय लोग कर दिया, उसको आपने छोड़ दिया। तो किस बुनियाद पे आप बात कर रहे हो महिला सम्मान की? अरे धिक्कार है। ठीक है वारिस, आपने अपनी बात को रखा। वारिस जी बोलो उनको माफी मांगने के लिए। ओके, डॉक्टर अजय लोग। देखिए रमेश जी, मैं ये कहूँगा कि दुष्यंत की एक कविता है, एक शेर है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है तस्वीर बदलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ उल्टा होता है। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी का मतलब है सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है, क्योंकि तस्वीर तो बदल नहीं सकते। तो सिर्फ आप ही की डिबेट नहीं, तमाम डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता ऐसे ही करते हैं कि कोई बोलने लगेगा वो बीच में चिल्लाने लगेंगे, क्योंकि बेचारे करें तो क्या करें, डिफेंसलेस है। राहुल गांधी रोज कुछ ना कुछ बोलेंगे। अभी तो पंजाब आए हैं, कुछ आया नहीं है, कल तक कुछ आएगा, फिर उस पर डिबेट होगी। परसों जम्मू कश्मीर में जाएंगे, 370 हटाने की बात का फारूक अब्दुल्ला का समर्थन करेंगे, फिर हंगामा होगा। देखिए, आप राइट फ्रॉम द बिगनिंग, केरल से ये यात्रा शुरू हुई है, इसके राजनीतिक महत्व समझिए। और सुब्राष्ट्र जी को बोलने नहीं दिया गया जानबूझ के, कि यही मतलब वो समझाती। ठीक है, उन्होंने बेवकूफ़ कर दिया। बेवकूफ़ नहीं कहना चाहिए, मैं तो कहता हूँ अक्लमंद है, बिल्कुल अक्लमंद है, बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि एक एजेंडा को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये मुसलमान जोड़ो यात्रा है। बड़ी बात वारिस पठान बिलबिला रहे हैं, बार बार कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि वारिस पठान को डर है कि आंध्रा तेलंगाना में मुसलमान उनको छोड़ के कांग्रेस में चला जाएगा। आप अभी समाजवादी पार्टी से बात करेंगे, वो भी राहुल की यात्रा पर सवाल उठाएंगे, कहेंगे कांग्रेस बीजेपी एक है, क्योंकि यूपी में मुसलमानों का वोट कांग्रेस में शिफ्ट करवाना है। ये पूरी की पूरी यात्रा मुसलमान जोड़ो यात्रा है, इसलिए जानबूझ के ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं केरला से लेके कुरुक्षेत्र तक, जहां पे हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट हो बिना जताए हुए। अब बताइए तो, द्वापर युग में ये नोटबंदी या जीएसटी की बात करता है, इसको हम लोग सेंस मानेंगे? इस पे हम डिबेट करेंगे? हम पागल हो गए हैं? ऐसे रखिए संभाल के, मुझे ना डिबेट करना है। द्वापर युग में जो जीएसटी और नोटबंदी करे, मेरे पेट दर्द हो रहा है। ठीक है, मुसलमान जोड़ो यात्रा चालू रहनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। मेन लड़ाई इन लोग की कांग्रेस की भी भाजपा से नहीं है। कांग्रेस अभी औकात दिखा रही है, एआईएम को, सपा को, राजद को, वाईएसआर को, टीएसआर, सबको औकात दिखा रही है कांग्रेस की। तुम लोग अपने अपने एरिया में हो, वहां भी हम मुसलमानों को अपने साथ ले जाएंगे। द्वापर युग कौरव पांडव, राहुल गांधी को समझ में आने लगी, क्या बात कर रहे हैं?
शुभराष्ट्रा जी को बोलने दीजिए, और अच्छे से प्रकाश डालेंगी वो। जी बिल्कुल, शुभराष्ट्रा जी को अब मौका देंगे अपनी बात को रखने का, लेकिन अमीश जी बिल्कुल राधिका जी, सुनील यादव अभी बोले नहीं है। सॉरी अमीश जी, जब तक ये जो मूर्ख और बेवकूफ शब्द बोले गए उसकी माफी नहीं मांगी जाएगी। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। नहीं देखिए, आपने बोलना है गाली गलौज करके, ठीक है, आपने बोला मैं राहुल गांधी जी इस देश के नेता है। जब नहीं बोलना चाहिए, यही बात डॉक्टर अजय आलोक ने बोली, नहीं बोलना चाहिए था वो शब्द। ओके, आपने जो बोला, अकलमंद बोलना चाहिए था। नहीं पता थाली के बैंगन क्या बोलते हैं किसी को नहीं पता चलता। अरे अकलमंद बोलना चाहिए था राधिका जी, अकलमंद दिखती है। अरे आप छोड़िए अजय जी, अरे अकलमंद बोलना चाहिए भाई, उसमें भी दिक्कत है। गाली गलौज करने वाली महिला को देखिए, अब किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना दे हम कि गाली गलौज देने वाली महिला है, वो भी पढ़ी लिखी है, लेखिका है। वो कुछ भी बोले, गलत बोला, मैंने उनको टोका, उन्होंने गलत बोला, और मैं हिचकता नहीं हूँ गलत बोलने से किसी को, मैं किसी को गलत बोलने से हिचकता नहीं हूँ। मैडम को स्पेस दी जाए। राधिका जी, आपने अपने वक्तव्य को रखा, आपने एक आपत्ति जताई, आपकी वैलिड आपत्ति है, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं सीधा शुभराष्ट्रा के पास जा रहा हूँ। शुभराष्ट्रा, आपको इस विषय पर मुझे लगता है आपको डिबेट है। मैडम आपने एक बात पे आपत्ति जताई है जिसमें मुझे भी आपत्ति है। आपने बोला है, मैं खुद स्वयं जा रहा हूं, डॉक्टर अजय आलोक ने खुद बोला कि यह शब्द नहीं बोलना चाहिए था, मैंने भी बोला इस शब्द को। ओके, शुभराष्ट्रा जी, इस शब्द को आपको नहीं बोलना चाहिए था, आपको राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी करिए, तीखा प्रहार करिए, लेकिन ये अवॉइडेबल शब्द है, ये नहीं बोलने चाहिए, ये उचित नहीं था। शुभराष्ट्रा जी। आमिश जी, मैं देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के सर्वाधिक ऐसे नेता जिन्होंने पॉलिटिक्स में ह्यूमर को एक नई परिभाषा दी है, वैसे ओजस्वी नेता, देश के एक ऐसे नेता जिनको महाभारत काल में जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन सब याद आता है, एक ऐसे नेता जो एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं, ऐसे मूर्धन्य अकलमंद राहुल गांधी जी के लिए मैं यशगान करती हूं। कांग्रेस पार्टी का मैं आह्वान करती हूं और कहती हूं कि ऐसे ओजस्वी नेता को खूब लंबा लंबा भाषण देने दें। हम देश के जो मूर्ख जनता है, वो राहुल गांधी की इस ज्ञान गंगा से हमेशा आप्लावित होती शब्द रहे। पर आपत्ति है, आपको उस पर खेद जता देना चाहिए, मेरा ये मानना है। आपको नहीं बोलना चाहिए था, वो शब्द नहीं बोलना चाहिए था, अवॉइडेबल था। जी, मैं तो कह रही हूं कि बेवकूफ की जगह जो भी मैंने अभी यशोगान किया है, मुझे वही यशोगान करना चाहिए था। मैं कह रही हूं, सार्वजनिक रूप से कह रही हूँ, मुझे बेवकूफ नहीं कहना चाहिए था। ऐसे रिफ्रेशर कोर्स। अब राधिका जी को देखिए, अब दिक्कत क्या है ना आमिश जी, कि इन कांग्रेस प्रवक्ताओं को मुझसे बहुत दिक्कत है, लेकिन हर डिबेट में मेरे साथ बोलेंगे, और मेरी जो मूल बात है वो बोलने नहीं देंगे। इनका फीडर तो थोड़ा मैं आपसे निवेदन करूंगी आमिश जी, आपके कहने पर मैंने राहुल गांधी जी का यशोगान किया। आप मालिक है न्यूज 18 कीजिए तो मैं 10 सेकंड में अपनी बात की मालिक है, आप तय करेंगी। आप न्यूज 18 की मालिक हैं या आप एंकर हैं, आप तय करेंगे। मैडम आपकी जो डिमांड थी, उन्होंने अपने शब्द को वापस ले लिया। राधिका, देश की नेशन, राधिका जी, उन्होंने शब्द को वापस ले लिया। अब आप भी देख रहा है कि मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। अच्छा, एक राधिका एक करके देखिए। अभी एक मेहमान है सुनील यादव, जिनके पास मैं गया भी नहीं हूं, जो चुपचाप इंतजार कर रहे हैं। ओके, शुभराष्ट्रा, आप अपनी बात को 40 सेकंड में रखिए, जो आप कहना चाहते हैं। मैं 20 सेकंड में अपनी बात रखना चाहती हूं। प्लीज रखिए जी। देन आई विल गो टू अनदर गेस्ट। ओके जी, मुझे घोर आपत्ति है इस शब्द से कि मुझे राजनीतिक बहस में नहीं पड़ना मुझे, लेकिन इस वाक्यांश से घोर आपत्ति है कि द्रौपदी की इज्जत लूटी गई, और एक बार नहीं 3 बार आपके डिबेट में यह शब्द का प्रयोग किया गया। जिन लोगों का इतिहास बोध बिल्कुल शून्य है, जिन लोगों को पुराण, महाभारत, रामायण का ज्ञान शून्य है, वो ऐसी बात बोले तो अच्छा नहीं लगता। इज्जत लूटने का क्या मतलब होता है? जिस महिला को लेकर, जो महिला पंचकन्याओं में गिनी जाती हैं, जिनका सुबह सुबह नाम लेना अपने आप में महापातक के नाश की घोषणा है, उस व्यक्ति, उस महिला के बारे में किसी एक महिला प्रवक्ता के द्वारा कह देना कि उनकी इज्जत लूट ली गई, क्या उनको ज्ञान नहीं है? राहुल गांधी की तरह क्या उनका ज्ञान क्षीण है महाभारत के बारे में? बिल्कुल। इसका जो फिलोसॉफिकल कॉनोटेशन था चीरहरण का, और द्रौपदी ने किस तरीके से भक्ति की बात की, मित्रता की बात की, और किस तरीके से अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए भक्ति मार्ग का नया आयाम गढ़ा, यह कांग्रेस प्रवक्ताओं का मानसिक दिवालियापन या
मैं तो कहती हूँ शीर्षस्थ नेतृत्व का मानसिक दिवालियापन ही है कि वो रामायण और महाभारत की रोज रोज अब अवमानना कर रहे हैं। रोज किसी न किसी कैरेक्टर का यहाँ अपमान होता है। एक हिंदू होने के नाते मुझे घोर विरोध है इस चीज का। बाकी ये राजनीति करते रहे, किसकी हत्या कैसे हुई इस पे ये दोनों रोटियां सेकते रहे। 2 पार्टी रोटियां सेके, 10 पार्टी रोटियां सेके, लेकिन मेरे पुराणों को, मेरे महाकाव्यों को ये टच ना करें, क्योंकि इनकी तमीज नहीं है। और राहुल गांधी के बारे में क्या बात कर रहे हैं? एक ऐसा छात्र जिसको जुम्मा 4 दिन हुए हैं, संस्कृत के एक श्लोक जो नहीं पढ़ सकता, हिंदी के 4 संस्कृतनिष्ठ शब्द नहीं बोल सकते, उनसे मैं रामायण और महाभारत पर ज्ञान लूंगी? किस तरीके की बात है ये? ये लगातार कुछ ना कुछ कहा जा रहा है। बेरोजगारी और महंगाई की बात की जा रही है। आपको गालियां दी जाती है जितने भी चैनल में, नहीं, जितने भी चैनल में इनके प्रवक्ता बैठते हैं, सारे प्रवक्ताओं को मीडिया से दिक्कत है, लेकिन और नाम ले करके, पानी पी करके उद्योगपतियों को गाली देते हैं। आज ऐलान कर देना कांग्रेस पार्टी कि राहुल गांधी किसी भी अदानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, कोई भी उद्योगपति हो, किसी के प्राइवेट जेट में ट्रैवल नहीं करेंगे। आज करें ऐलान, अगर है हिम्मत तो करें ऐलान। ओके, देश की जनता मोनोलॉग ही देगी आपको, और आपको सुनने का पेशेंस होना चाहिए। राधिका खेड़ा, आप मेरे पर चलिए ठीक है, मैं आपको आप देश की जनता को अकेले रिप्रेजेंट नहीं करती। कर ले रही हूँ। अब मैं बोल लूं, अगर इनका काम बात खत्म होगी तो मैं बोल लूं। नहीं बैठती, चलो खत्म कर लो, छोड़ दीजिए, इनको दे दीजिए 40 सेकंड और। मैं नालायक नहीं हूँ आप लोगों से लेजिटिमाइज होने की। ओके राधिका जी, जवाब बोल लिया, हो गया। अच्छा, पहले फिर बोल रही हूँ, अगर आप मेरे नेता के लिए बोलेंगे, और मैं बोल रही हूँ एक हिंदू महिला होने के नाते आप नहीं रिप्रेजेंट करती हम लोगों को, क्योंकि मेरे धर्म की महिलाएं ऐसी अभद्र भाषा और गालियां नहीं देती जैसे आपका वीडियो वायरल हुआ। मेरा वीडियो नहीं था, आपका था। जिस तरीके की असभ्य भाषा इस्तेमाल करती है आप, मुझे मेरे पुराणों के बारे में, मेरे धर्म के बारे में ज्ञान ना दें, क्योंकि वो अधर्मी औरत कहलाती है हमारे पुराणों के हिसाब से भी। दूसरी बात, और बिल्कुल द्रौपदी जी की इज्जत लूटी जा रही थी जब श्री कृष्ण स्वयं वहां पे आए थे। अरे बीच में नहीं, मैं बोली इसके बीच में, मैं बोली इनके बीच में बाद में। आपको तो महिलाओं के इन्होंने माफी नहीं मांगी, फिर भी मेरी बोली। अरे गाली वाली मैडम रहने दो, आप मुझे धर्म का ज्ञान मत दो। गाली वाली मैडम, जिसको हमारे हिंदू धर्म की सभ्यता ये नहीं है कि किसी के लिए आप शब्द इस्तेमाल करें। उसकी उसको आपने तोड़ मरोड़ कर राहुल गांधी की चरण वंदना के लिए मरोड़ दिया अपने महाकाव्य को। ये कह रही हूँ मैं, आपको समझ नहीं आता राधिका खेड़ा, आपकी कॉम्प्रिहेंशन ओके सुब्राष्ट्रा, अब राधिका खेड़ा को आप 40 सेकंड दे दीजिए ना। बोला है, यू आर गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, लर्न टू रिस्पेक्ट इट। दिस इज योर ओन फ्रेज। झूठ और मैंने कौन सी गाली दे दी आपको? आप गाली दे दी, हम गाली नहीं देते। आपको गाली दी, यही है, तभी आप बीजेपी की फॉलोअर हो। या सोनिया गांधी को गाली दी, गाली देते हैं, आप भी गाली देती है। किसको गाली दी? भी गाली देते हैं, आप भी गाली देती है। एक सेकंड, आपके नेता भी गाली देते हैं। एक सेकंड, मेरे नेता तो गाली देने वाली महिला को मैं और फुटेज नहीं देना चाहती। इनकी बात खत्म हो जाए तो मैं बोल लूंगी। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं। एक सेकंड देखिए, बाकी भी मेहमान है। सुधांशु भी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। सुनील यादव के पास तो मैं जा भी नहीं पाया हूं। सुनील यादव, मैं आपके पास आता हूं, माफी चाहता हूं, आपके पास मैं लेट आ रहा हूं। जो बात डॉक्टर अजय आलोक ने करी कि ये मुस्लिम जोड़ो यात्रा है और सबको मुसलमान का वोट चाहिए, इसी के लिए अखिलेश भी कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी सब बराबर है। उधर तेलंगाना में भी यही कहा जा रहा है। अभी तेलंगाना में जो रैली होने वाली है उसमें राहुल जी को नहीं बुलाया गया, अखिलेश जी जा रहे हैं, बाकी नेता गणगत जा रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक की बात का जवाब। देखिए अमीश जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि 50 मिनट की डिबेट में 45 मिनट में सुनता रहा। अब आप मुझे इजाजत दे दो कि मुझे कितना समय देंगे, वरना तो हम आपकी डिबेट वैसे भी टीवी पे देखते हैं, लाइव देखने की कोई बहुत जरूरत नहीं थी। प्लीज बोलिए सर आप। देखिए मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं, आप धर्म की बात कर रहे हैं, हो सकता है धर्म की जानकारी बहुत लोगों को हमसे ज्यादा हो, लेकिन मेरा अपना यह मानना है कि धर्म के आप जानकार हैं, सिर्फ इस बात से कोई बड़ी बात नहीं है। आप धर्म पर कितना चलते हैं ये बड़ी बात है। मैं कौरव पांडव में नहीं फंसना चाहता, क्योंकि मैं जितना मैंने महाभारत के बारे में पढ़ा है, लोगों से सुना है,
या टीवी पर कार्यक्रम में देखा है। हम केवल इतना जानते हैं, कौरव वो थे जो दूसरों का हक छीनते थे। कौरव वो थे जिन्होंने एक महिला का चीरहरण किया था। कौरव वो थे जो नफरत फैलाते थे। कौरव वो थे जो धर्म की तो बात करते थे लेकिन काम अधर्म का करते थे। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरीके का काम कौन कर रहा है। पिछड़े दलितों का हक कौन छीन रहा है? लखीमपुर में चीरहरण किसने किया? गुजरात में बलात्कारियों को किसने जेल से रिहा किया? कौन लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं? कौन लोग हैं जो भगवान राम की तो बात करते हैं लेकिन धर्म की बात करते हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर नहीं चलना चाहते, भगवान राम के रास्ते पर 2 कदम नहीं चलना चाहते? तो सवाल इस बात का नहीं कि धर्म कौन जानता। जी, धर्म तो धृतराष्ट्र भी जानते थे, धर्म तो भीष्म पितामह भी जानते थे, धर्म तो आचार्य द्रोणाचार्य भी जानते थे, धर्म तो रावण भी जानता था, लेकिन धर्म के रास्ते पर नहीं थे। जी जी जी। एक, जहां तक आपने एक बात कही अमीश जी कि उस समय सनातन धर्म था, यह सच है कि उस समय तो केवल सनातन था, लेकिन उस सनातन धर्म में जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को हम नहीं मानते। उस समय दलित और पिछड़ों को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, एकलव्य का अंगूठा ले लिया गया, कोई बराबरी नहीं थी, छुआछूत थी, लोग एक दूसरे को छू के गंगा नहाते थे, पानी नहीं पीने देते थे। हम उस व्यवस्था को नहीं मानते, हम तो इस व्यवस्था को मानते हैं। ये वो व्यवस्था द्वापर युग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी और एक तरफ संविधान है। ये तो अंग्रेज व्यवस्था लेकर आई है। अंग्रेजों ने जब हम पे राज किया तब उन्होंने इस व्यवस्था को और बढ़ाया। उन्होंने हमारे मन में ये द्वेष पैदा किया कि ठाकुर ब्राह्मण, राजपूत और बनिए आपका हक छीन रहे हैं। ये अंग्रेजों ने द्वेष पैदा किया। द्वापर युग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। द्वापर युग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ना महाकाव्य में ऐसा कहीं लिखा हुआ है। आपको भी इतिहास पढ़ना चाहिए। मुझे मेरे को जितना ज्ञान है उसके अनुसार मैं पढ़ने की जरूरत है। आप कहां? सुधांशु त्रिवेदी। अंग्रेजों ने ठाकुर, पंडित, पिछड़ा, दलित बनाया? क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने द्वेष पैदा किया। मैंने बोला उन्होंने द्वेष पैदा किया। उन्होंने सबसे पहले द्वेष पैदा किया। देखिए, जब राज कर रहा था तब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ये द्वेष पैदा करा सबसे पहले। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। हम उस व्यवस्था के खिलाफ हैं जो पिछड़े दलितों को पढ़ने नहीं देते थे। सुधांशु मानते थे। सर, अब आपने 4 मिनट बोला। सर जितना बुरा कह सकते हैं उतना बुरा कहेंगे। आप लगातार 4 मिनट बोले। अब जवाब सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु जी 1 मिनट में। पूर्ण बातों की हद है इस मैकाले और मार्क्स की मानसिकता में। मान्यवर, आप भूल गए निषाद राज भगवान राम के साथ पड़े हुए थे, उनके सारथी सुमंत भगवान राम। आप बताइए कहीं कोई ड्राइवर का बेटा मालिक के बेटे के साथ पढ़ता हो तो कुछ बोलने लगते हैं। मैं चुनौती से कहता हूं ये कहां लिखा है कि पढ़ने का अधिकार नहीं था। और मैं आपको ऑफिशियल डाटा के हिसाब से बताता हूं, 1812 में विलियम एडम्स की रिपोर्ट कलकत्ता प्रेसिडेंसी, टॉमस मुनरो की रिपोर्ट मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में सबमिटेड है। भारत के हर गांव में एक स्कूल था। साक्षरता दर 90% से ऊपर है। यह ब्रिटिश डॉक्यूमेंट है और यह हवाई डॉक्यूमेंट नहीं है। एक कमिश्नर ने को ऑर्डर दिया गया और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने गांव में जाके, जानते कैसे काउंट किया? इस स्कूल में 23 बच्चे, 39 बच्चे, ऐसे काउंट, हवा में नहीं। भाई मैं क्या कर रहे हैं? और कह दूं, इतिहास इंडिका है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। उसने लिखा है कि भारत की समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां यूनान के समाज के समान कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके साथ भेदभाव किया जाता हो। लिखा तो यह है, मगर क्या बताएं, मैकाले और मार्क्स ने जो दिमाग में भरा है वो अमृत काल तक निकल नहीं पाया है। तो उसके लिए क्या? अन्यथा मैं विनम्रता से पूछता हूं, ये कहते ना 6000 जातियां हैं हिंदू समाज में। मैं चुनौती से कहता हूं एक धर्म ग्रंथ बताइए इसमें 6000 जातियां लिखी हूं। मैं चुनौती से आपसे पूछता हूं, बताइए एक धर्म ग्रंथ इसमें 6000 जातियों का नाम लिखाओ। ये 1861 की ब्रिटिश संसद कमिश्नर हर्बर्ट सिस्ले के डिमार्केशन में लिखा हुआ है। लगभग 2 मिनट बोला है। 6000 जातियां हैं। सुनील यादव, हमने सुन लिया। सुनील यादव 1 मिनट रिप्लाई। देखिए सुधांशु जी क्योंकि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और सम्मानित सांसद हैं। देखिए, हम आपकी इस बात से सहमत हैं और हम इस बात को लगातार कई बार कहे हैं।
अगर समाजवादी व्यवस्था की स्थापना किसी ने की तो भगवान राम ने की, लेकिन उस कार्यकाल में भगवान राम के अलावा कोई बता दीजिए जिसने सबरी के जूठे बेर खाए हों, जिसने केवट को गले लगाया हो। यही तो हमारी लड़ाई है, यही तो हमारी विचारधारा है जो भगवान राम की थी। कोई छुआछूत नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। शार्प 30 सेकंड। डॉक्टर अजय आलोक। बस हम 30 सेकंड नहीं 10 सेकंड। सुनील यादव जी बता दे, पिछड़ों की इतनी बात करते हैं, अपनी पार्टी का नेतृत्व तो आज तक अपने परिवार के अलावा किस पिछड़े को दिया है? बताइए। दलित तो छोड़ दीजिए, अगड़ा छोड़ दीजिए, पिछड़े में नाम बताइए किस पिछड़े को दिया पिछले 30 साल में पार्टी बनने के बाद? बताइए सुनील जी। अब सुन लो। देखिए, जब नेताजी मुख्यमंत्री भी उनके माननीय यादव जी रहे हैं तब भी, ठीक है। हम आपके जैसे झूठे नहीं हैं कि जब प्रधानमंत्री बनना हुआ तो प्रधानमंत्री जी की बिरादरी को ओबीसी बता दिया। हम झूठा काम नहीं करते, जो करते हैं ठोक के करते हैं। हम आपकी तरह झूठे नहीं हैं। ओके, प्रधानमंत्री ओबीसी है, सच बोल रहे हैं। ये वो लोग हैं, वो लोग हैं जो पिछड़ों के नाम पर हेरफेर। अजय लोग, सुधांशु मैं आपको मौका दूंगा आगे। सुधांशु त्रिवेदी मैं आपको मौका दूंगा। डॉक्टर अजय लोग अभी तक एक ही बारी बोले हैं। डॉक्टर अजय लोग, ठीक है। डॉक्टर अजय लोग, सर आपने अपनी बात को रखा। मैंने 40 सेकंड बोला था, आपने 1.5 मिनट बोला। 1.5 मिनट नहीं 2 मिनट, मैं देख रहा हूं 2 मिनट हो गया आपका। ओके, बोलिए अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक। देखिए अमिश, मैं फिर से आपकी जनता को याद दिलाना चाह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कितने प्यार से, कितने आराम से मुसलमानों के सवाल को डक कर दिया कि राहुल गांधी उनके मुसलमान के वोट को तोड़ने यूपी में आए। और ये लेके बात को घुमा के पिछड़ो इधर के पिछड़ों का सम्मान नहीं, आरक्षण नहीं, ये नहीं, लटर नहीं, पटर नहीं। अरे वो तो महाभारत में लेके पिछड़ों का सम्मान नहीं हो रहा था। डर लगता है ना इनको, रामायण युग में ले गए। नहीं, इनको बस वही इनसे बस पूछिए, इनको कांग्रेस से डर लग रहा है कि कांग्रेस मुसलमान वोट पे सेंधमारी करेगी। बस इनसे जवाब 10 सेकंड में जवाब जो अजय आलोक ने पूछा, मैंने पहले भी पूछा था आपको। डॉक्टर अजय आलोक की बात का जवाब। अमीश जी, देखिए आप एक तो अच्छा काम करते हैं कि एक भाजपा का प्रवक्ता बिठा लेते हैं, 2-3 के सहयोगी बिठा, लेकिन लोग हैं, हम भाजपा से नहीं डरते, कांग्रेस से क्या डरेंगे? कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या हाँ या ना? मुसलमान भाग्य तो कहां रहेगी सपा? मुसलमान भाग्य तो सपा कहां रहेगी? जी वारिस पठान डरपोक नहीं है। हम दर बदल रहे परिस्थिति, बस मुसलमान वारिस पठान, सुब्रास्ट्रा और राधिका जी, मैं आपके पास आऊंगा एक बारी। वारिस जी 7-8% पे रह जाएंगे फिर। वारिस पठान आखिरी दौर। अमीश भाई आपने कहा, अजय आलोक ने भी कहा कि सबको मुसलमानों के वोट चाहिए, तो मैं कहूंगा बिल्कुल ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं, इनको सबको मुसलमानों के वोट चाहिए। 90% मुसलमानों के वोट इन सबको चाहिए, लेकिन मुसलमानों के लिए करना कुछ नहीं है। ये इसका सबूत ये आजादी के 75वां साल अपन बना रहे अमृत महोत्सव। बताइए आज भी देश का मुसलमान पिछड़ा वर्ग क्यों है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्यों है? मैं नहीं बोलता हूं, महमूद रहमान कमेटी का रिपोर्ट बोलता है, जवाब राधिका खेड़ा कमेटी के रिपोर्ट बोल रहा है, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट बोलता है राधिका खेड़ा देश का मुसलमान पिछड़ा वर्ग है, सोशली राधिका जी। तो क्यों मुसलमानों को आगे नहीं लाया गया? क्यों उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं किया गया? क्यों सोशली उनका एम्पावरमेंट नहीं किया गया? राधिका खेड़ा ये सारा सवाल राधिका खेड़ा शार्प 20 सेकंड। वो कह रहे सबको मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन करना कुछ नहीं है। भारतीय जनता, पहली बात, कांग्रेस पार्टी को सबका वोट चाहिए। हम ऐसे नहीं है कि हम हिंदू मुसलमान देख के टिकट बांटेंगे, हम मुसलमान को टिकट नहीं देंगे, हम हिंदू को टिकट नहीं देंगे। और बिल्कुल वारिस जी, आपको रोज भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दी, जब वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। पर ये लोग मानते ही नहीं कि एक मुसलमान, उनको वोट चाहिए पर टिकट नहीं देनी। लेकिन यही नफरत है जिसको खत्म करना है। हमें हर इंसान को, हर भारतीय को इंसान और भारतीय के नाते देखना है। सुब्रास्ट्रा 10 सेकंड शार्प 10 सेकंड। जी मैं इस डिबेट के दौरान भी आज भी वही हुआ अमिश जी, कि चाहे वो अजय आलोक जी हो या मैं हूं, ये जो
तीखी टिप्पणी साइड से की जाती है कि हम लोग किसी पार्टी के समर्थक हैं या किसी पार्टी के प्रवक्ता, अघोषित प्रवक्ता हैं, मैं इस पे एक जवाब जरूर देना चाहूंगी। ये जो नेता बैठे हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, उनको ये बात समझनी चाहिए कि इस देश में लोकतंत्र है और हर लोकतांत्रिक व्यक्ति किसी न किसी आइडियोलॉजी के प्रति, किसी न किसी नेता के प्रति, किसी न किसी विचारधारा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता होगी। लेकिन उसकी प्रतिबद्धता समय इतनी इजाजत दे रहा है। सुधांशु जी माफी चाहता हूं, आखिरी दौर में मैं आपके पास आना चाहता था लेकिन नहीं आ पाया। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। लेकिन आज का निष्कर्ष यही है कि कई बार अर्ध ज्ञान जो है वो बहुत नुकसान देता है और पुरानी कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए। इसका उचित अर्थ है कि कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। आज का निष्कर्ष यही है। अगले कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं।